हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। पीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनामिक्स की यूनिट थर्ड कर रहे हैं। उसमें हमारे पास 2 या 3 टॉपिक रह गए, उसके बाद वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हमने कल एंट्रोपी किया था और एंट्रोपी हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों साइकिल्स के लिए निकाला था और देखा था कि एंट्रोपी है क्या। तो एंट्रोपी क्या थी? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, जितनी भी अव्यवस्था है उसका माप क्या कहलाता है? एंट्रोपी, जो कि किसके इक्वल होता है? Q ओवर में T के रेशो की। ठीक है, फिर हमने इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा। रिवर्सिबल सर्कल के लिए तो DS यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या आया? 0। लेकिन अगर मैं इसको यही लिख रही हूँ, अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए देखूं तो चेंज इन एंट्रोपी कैसा आया था? पॉजिटिव आया था। मतलब एंट्रोपी में कुछ ना कुछ चेंज आया था। ये तो हमने कल कर लिया था, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। आज हम करेंगे एंट्रोपी फॉर रियल गैस, आइडियल गैस और बाकी बचे हुए हमारे टॉपिक। तो देखते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस, या आप इसको ये लिख दो, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस। तो देखते हैं आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी क्या होगी। सबसे पहले हमें पता है 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू RT। वी नो दैट, हमें ये पता है। एंड ऑल्सो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ऑल्सो वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तक तो ये लॉज तो आपको तीनों याद हो चुके होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितनी भी आप सिस्टम को हीट दे रहे हो dq, वो किसके इक्वल हो जाएगा? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज, और बाकी बची हुई जितनी भी हीट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क डन में। यानी कि dq जो है वो du प्लस dw के इक्वल आ जाता है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या पता है? यहाँ पे लिख देना आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या पता है कि एंट्रोपी एस क्या है? एंट्रोपी में चेंज लिख देते हैं। एंट्रोपी में चेंज क्या है? DS, जो कि क्या है? मुझे पता है कि S तो है Q ओवर में T। तो चेंज में देखूं तो वो क्या आ जाएगा? DQ ओवर में T, यही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं DQ की वैल्यू लिख सकती हूँ, जो कि क्या है? T इंटू DS। तो इसको मैं इसमें यूज करती हूँ। तो देखते हैं क्या आएगा। DQ की जगह मैं क्या लिख दूंगी? TDS इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? DU प्लस DW। अब अगर आपने ये लेक्चर्स ढंग से देखे हो और सारे देखे हैं इस यूनिट के, तो आपको पता होगा हमने वर्क डन कितना निकाला था? PdV, वर्क डन ऑन गैस के किया हुआ टॉपिक, उसमें से हमने वर्क डन निकाला था PdV। और DU आपको क्या पता है? CVDT होता है। ये वाली जो चीज है CVDT होता है, ये हमने अपनी आई थिंक आइडियल रियल गैस वाला जो चैप्टर था उसमें किया था। ठीक है, तो वहां से हमें ये चीज पता चल गई, यानी कि DU की वैल्यू मुझे पता चली CVDT होता है, और DW हमें पता है कि PDV है, और DQ की वैल्यू हमने निकाल ली PDS। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन को? PDS इज इक्वल्स टू CVDT प्लस, मैं इक्वेशन 1 से क्या करती हूँ, यहाँ लिख दो, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से मैं P की वैल्यू लिख सकती हूँ, जो कि क्या है? RT ओवर में V डॉट dV। यही है, RT ओवर में V हो जाएगा। अगर मैं P की वैल्यू देखूं तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं इस T को इसके सबके डिवाइड में भेज देती हूँ। ऐसा करने से हमारे पास एक चीज बच जाएगी। ये वॉल्यूम की टर्म आ रही थी, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर साथ में आ रहा था, तो T का यहाँ पे डिवाइड लगाने से क्या हो जाएगा? वो T कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कैसी टर्म बन गई? अब T मतलब सबके इंटीग्रेशन सेम आ जाएंगे, हमें इंटीग्रेशन करनी है तो जैसा मैंने अभी बोल दिया इंटीग्रेशन करना है, तो इस इक्वेशन का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है? DS, जो कि कितना आया?
या फिर इसको ds ही रहने दो, चेंज इन एंट्रोपी है, इसको ds ही पड़ा रहने दो। एंट्रोपी में चेंज कितना है, cv dt इंटीग्रेशन चलो कर ही दो, S1 से मान लिया एंट्रोपी S2 हो रही है, और टेम्परेचर की लिमिट मैंने मान ली T1 से टेम्परेचर T2 हो रहा है, प्लस R dV ओवर में V, मैंने वॉल्यूम का लिमिट ले लिया V1 से V2। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो ds का इंटीग्रेशन s आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो S2 माइनस S1 हो जाएगा। वो किसके इक्वल होगा, Cv तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ही है ये, तो Cv हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो dx ओवर में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ क्या बन जाएगा, log t। लिमिट क्या है, T2 से T1 से T2, प्लस r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिमिलरली आप v dv ओवर में v का करोगे तो log v बन जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, चेंज इन एंट्रोपी को मैंने इससे शो कर दिया, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी क्या आया, cv log, लिमिट अप्लाई करेंगे तो log T2 माइनस log T1 होगा, और log u माइनस log v क्या होता है, log u ओवर में log u ओवर में v। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, r कांस्टेंट था, log v2 ओवर में v1। तो ये क्या है, आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी में चेंज कितना आता है वो ये होगा। ठीक है, अगर आ जाए कि आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालो तो वो ये होगा। आइडियल गैस के लिए हमने सिंपल सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT यूज करा, और हमें थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से पता है कि dq किसके इक्वल होता है, du प्लस dv। तो dq की एक वैल्यू मेरे पास पड़ी है ddv, tds, du की वैल्यू पड़ी है cv dt, एंड वर्क डन मुझे पता है pdv होता है। वो वैल्यूज पुट करके सिर्फ इंटीग्रेशन करें, तो जैसे ये किया था वैसे ही हम करते हैं फॉर रियल गैस। चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं, रियल गैस के लिए। अगर आपने रियल गैस वाला चैप्टर वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि रियल गैस के लिए जो PV इक्वल्स टू RT थी, उस इक्वेशन में कुछ वंडरवॉल ने करेक्शन किए थे, जिससे A और B दो वंडरवॉल्स ने अपने कांस्टेंट डाले थे, और उससे हमारे पास नई एक इक्वेशन आई थी जो कि क्या थी, मैं यहाँ पे वैसे तो n² होता है, मैं n1 ले रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा नहीं n²। यहाँ पे होता है v माइनस nb, तो मैंने n को 1 मोल लिया। ये इक्वेशन थी रियल गैस के लिए। अब ये कैसे थी, ये आप सबको वैसे तो उस लेक्चर में पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आइडियल गैस का केस था वो ऐसे लिया जाता था। वॉल्यूम करेक्शन देख रहे हैं, इतने बड़े वेसल में बस यूँ इतने से मान लो जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है, या फिर आप क्या मान सकते हो, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इन मॉलिक्यूल की जो गैस भरी हुई है, गैस के अणुओं का आयतन बहुत कम था, तो उसमें तो वॉल्यूम भी लिया जाता था। लेकिन इस तरीके की सिचुएशन हो कि मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है कि, और मान लिया कि n मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, और मान लिया कि एक मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल जितने भी मॉलिक्यूल है वो B जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से इतने गैस के मॉलिक्यूल्स का भी तो वेट घट जाएगा, तो V माइनस NB हो रहा था वहाँ पर। वैसे तो हम ये ले रहे थे V आइडियल माइनस NB, V रियल था, तो V रियल की जगह ये वैल्यू पुट की थी। ये तो था वॉल्यूम करेक्शन का। और अगर हम प्रेशर करेक्शन की बात कर रहे थे तब देखते हैं क्या हो रहा था। प्रेशर करेक्शन में क्या था, जो मॉलिक्यूल्स ऐसे पड़े हैं इस गैस में कि वो दूसरे मॉलिक्यूल की कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उस पर तो प्रेशर क्या है, हर डायरेक्शन में सेम ही फील हो रहा है उसको। तो मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर क्या है, 0। फोर्स ही क्या है, पर यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स ही क्या होता है, प्रेशर। या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, वो ज़्यादा प्रेशर से जा रहे होंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बिल्कुल वॉल के साथ चिपक रहे हैं, या मॉलिक्यूल इस तरीके से मोशन करके इस वेसल की वॉल को टकराने वाला है, उस पे क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में फोर्स इतना लग तो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स ही लगेगा, जिसके कारण उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नेट फोर्स 0 नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ वो फोर्स फील करेंगे। या हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो दीवार को टकरा रहे हैं या बिल्कुल सरफेस पे, अपर सरफेस पे, उन पर प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो प्रेशर आइडियल गैस का हमने प्रेशर पी लिया था, अब कमी आ रही थी,
वो कितनी थी, n ओवर में v स्क्वायर की, यहाँ पे n स्क्वायर था। तो p रियल, जहाँ से p रियल की हमने वैल्यू निकाली, इसको कैपिटल R चाहे लिख दो। p रियल यानी कि जो ओरिजिनल रियल गैस के लिए था वहाँ से p की वैल्यू निकाली थी, तो वो p प्लस में आ रहा था। फिर आइडियल गैस वाली इक्वेशन में pi और vi की वैल्यू पुट करी थी, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी। और मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी नहीं पता चला तो वो वाली वीडियो देख लेना। यहाँ तक आपको सिर्फ गैस की इक्वेशन ही लिखनी है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए किया था, तो मैंने इसीलिए उसको प्रिंट भी कर दिया। तो देखो मेरे पास गैस इक्वेशन आ गई। अब जैसे उसमें किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल वैसा ही ये टॉपिक है, बस प्रेशर और उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, करना सब कुछ वैसा है। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या था, dq इज इक्वल्स टू du प्लस ds। इसको इक्वेशन फर्स्ट, सिमिलरली जैसे उसमें दिया था इक्वेशन सेकंड, एंड एंट्रोपी में चेंज कितना है, एंट्रोपी में चेंज ds क्या है, dq ओवर में t। तो वैल्यू पुट कर देंगे, ds इंटू टी ds, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। du की वैल्यू क्या थी, cv dt प्लस वर्क क्या था, p dv। लेकिन कब था p, जब हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। अभी बात किसकी हो रही है, रियल गैस की। अगर रियल गैस की बात हो रही है तो प्रेशर भी हम रियल लेंगे। हम n इज इक्वल टू 1 मोल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने n स्क्वायर नहीं यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मैंने प्रेशर भी रियल गैस का ले लिया। तो रियल गैस का प्रेशर कितना है, p प्लस a ओवर में v का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में जैसे वहाँ पे pv इक्वल्स टू RT से p की वैल्यू निकाली थी RT ओवर में v, वैसे ही यहाँ पे प्रेशर ये है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, RT ओवर में v माइनस v। तो वैल्यू पुट करते हैं, t ds इज इक्वल्स टू cv dt प्लस RT ओवर में v माइनस b डॉट dv। ये इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में इक्वेशन वन से p प्लस a ओवर में v स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो ये बन जाएगा। जैसे वहां पर किया था t का डिवाइड लगा दिया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी t का डिवाइड लगा देते हैं। तो t का डिवाइड लगाया तो क्या आया, डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ds इज इक्वल्स टू cv dt ओवर में t प्लस r v माइनस b डॉट dv। फिर जैसे उसमें चेंज इन एंट्रोपी के लिए इंटीग्रेशन करा था आइडियल गैस के लिए, अभी वैसे ही ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो S1 से S2 में मान लिया एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, CV मैंने डायरेक्ट ही बाहर लिख दिया। टेम्परेचर में मान लिया Q हीट देने से T1 से T2 टेम्परेचर चला गया, प्लस R मैंने बाहर लिख दिया, dV ओवर में V माइनस B, और वॉल्यूम मान लिया हीट देने पर V1 से V2 हो चुके हैं। ऐसा ही होगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन सिंपल है, ds का S1 माइनस S2 माइनस S1 सॉरी, फिर CV पड़ा है, dt का कर रहे थे तो log t, लिमिट क्या है T1 से T2 प्लस R, जैसे देखो यहाँ पे b है तो कांस्टेंट ही, तो dv ओवर में x की तरह इसको x ज्यूम करके आप कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, log का ही बन जाएगा। लेकिन अब क्या बनेगा, log v माइनस b, log v माइनस b, या a और b जो है रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल्स ने करेक्शन पे कुछ कांस्टेंट दिए थे वो है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S लिख देती हूँ, CV सीधा लिख रही हूँ log T2 ओवर में T1 प्लस R log V2 माइनस B ओवर में V1 माइनस B, लिमिट अप्लाई करी है मैंने। ऐसा ही हो जाएगा। आइडियल गैस और रियल गैस में बस क्या फर्क आया, आइडियल गैस के लिए भी चेंज इन एंट्रोपी था, लेकिन वो क्या था,
CV log T2 by T1 प्लस R log V2 by V1, ये था। क्योंकि उस केस में हमारे पास क्या है गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT, वॉल्यूम V है तो V2 by V1। लेकिन इस वाले के लिए हमारे पास क्या है P by P प्लस A ओवर में V स्क्वायर डॉट V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। अब हमारे पास वॉल्यूम ही V माइनस B है तो यहाँ पर लॉग में V2 माइनस B ओवर में V1 माइनस B आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, यानी कि चाहे आइडियल गैस है चाहे रियल गैस है, दोनों की एंट्रोपी में चेंज होगा अगर आप उन्हें हीट दोगे। और एंट्रोपी है क्या, यही है कि हीट देने पर कितना पर यूनिट टेम्परेचर पर हीट देने पर एंट्रोपी में जो चेंज होगा या इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, हीट एंट्रोपी। तो मतलब अगर आप किसी भी गैस को चाहे आइडियल है चाहे रियल है उसको हीट दोगे, एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, तो मॉलिक्यूल्स के पास जैसे जैसे एनर्जी आएगी वैसे वैसे डिसऑर्डरनेस भी बढ़ेगी। यही है इसका मतलब। तो एंट्रोपी चारों यहाँ पे कंप्लीट होगी, रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल और रियल और आइडियल गैस के लिए। तो अगर आपको याद हो तो कल रिवर्सिबल साइकिल के लिए हमने ये एक इक्वेशन यूज करी थी, जो कि मैंने बोला था कि जो थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है आपके आगे टॉपिक आएगा उसमें इसको करेंगे। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि क्या, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसमें ये वाली चीज प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये है क्या, उष्मागतिकी ताप का पैमाना। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए केल्विन ने अपना एक अलग स्केल दिया था, उसी स्केल के अकॉर्डिंग या उसी से ही टेम्परेचर को मापा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हमारे पास बाकी के थर्मोमीटर्स पड़े हैं तो क्या जरूरत पड़ी थी ये नया स्केल लेके आने का। उसके लिए देखो क्या है, हमारे पास बहुत सारे टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए चीजें हैं, जैसे कि मरकरी वाला थर्मोमीटर, इसी तरीके से और आते हैं गैस का थर्मोमीटर जिसमें गैस भरी होती है, गैस के एक्सपेंशन से पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। इसमें एक और आता है प्लैटिनम टेम्परेचर, ये प्लैटिनम थर्मोमीटर, सॉरी नॉट टेम्परेचर। तो ये जो प्लैटिनम थर्मोमीटर है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस के बेस पे जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो सिस्टम है, गैस है, लिक्विड है, जिसका भी हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके रेजिस्टेंस के बेस पे इसके रेजिस्टेंस में चेंज होगा तब इसका टेम्परेचर चेंज मेजर होगा। तो देखो ये कैसे काम करते हैं। देखो अगर देखो ये कोई सिलेंडर है, इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस भरा हुआ है, इसके अंदर अगर आप मरकरी वाला थर्मोमीटर डालते हैं तो उसका क्या होता है, आप देखते हो मरकरी का थर्मोमीटर फीवर चेक करने के लिए भी नॉर्मली यूज होता है। तो उसमें क्या, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका ये जो इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है वो लीनियरली एक्सपेंड करता है, ऊपर और नीचे मूव करता है, जिससे टेम्परेचर का पता चल जाता है। और गैस में क्या होता है कि इसी सिस्टम में अगर आप गैसियस थर्मोमीटर डालोगे तो गैस जो है उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा या फिर कंप्रेस होगा, इसी के बेस पे क्या करोगे आप गैसियस थर्मोमीटर से टेम्परेचर माप लोगे। और प्लैटिनम रेजिस्टेंस या फिर उसको रेजिस्टेंस प्रतिरोध थर्मोमीटर भी बोलता है, इसको जब डालते हैं तो ये जो प्लैटिनम थर्मोमीटर है इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है और उसी के बेस पे चेंज इन रेजिस्टेंस से टेम्परेचर को मापा जाता है। लेकिन इतने सारे स्केल होने के बावजूद भी ये नया स्केल लाने की जरूरत क्या थी, वो ये थी कि एक ही वर्किंग सब्सटेंस की, मान लो इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर एक ही गैस भरी हुई है, इस एक ही सिस्टम की मरकरी से भी और गैसियस थर्मोमीटर से भी, यानी कि जितने भी थर्मोमीटर्स हैं उनसे जब टेम्परेचर मेजर किया तो हर किसी की रीडिंग अलग अलग आई। उसका रीज़न क्या हुआ कि ये जितने भी स्केल है टेम्परेचर मापने के वो इस वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड कर रहे थे। जैसा वर्किंग सब्सटेंस था उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसका प्लैटिनम थर्मोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, या फिर हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे थर्मोमीटर स्केल से एक ही टाइम पे सिस्टम की रीडिंग ले रहे हैं, मतलब सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को बिना वेरी कराए। तब क्या हो रहा था, ये जो स्केल है इन सारे स्केल से इस एक ही वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर अलग अलग आ रहा था या रीडिंग्स चेंज हो रही थी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जिससे क्या हो कि
एग्जैक्ट वैल्यू निकाला है कि इस वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है। यानी कि एक चीज आपको और पता है कि देखो क्या, कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी के हमने दो फॉर्मूले निकाले हैं। कार्नोट साइकिल के लिए ये है, दोनों में एफिशिएंसी क्या है, हीट और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ना कि जो वर्किंग सब्सटेंस है उसकी नेचर पर। तो कैल्विन ने, जो कैल्विन साइंटिस्ट है, उसने क्या किया था, इन सारे टेम्परेचर थर्मोमीटर से टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू आने के कारण कैल्विन ने एक ऐसा टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर या एक ऐसा स्केल बनाया था जिससे क्या हो कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आए। यानी कि एक ऐसे मतलब एनर्जी की टर्म में आप टेम्परेचर को निकाल दो या फिर वर्क डन की टर्म में टेम्परेचर को निकाल दो। तो ऐसा उसने एक थर्मोडायनेमिकल स्केल बनाया था जो कि क्या है, जैसे कार्नोट इंजन, बेसिकली ये कार्नोट इंजन पे ही, कार्नोट इंजन की तरह ही था, मतलब उसी पे बेस्ड बनाया था कि जैसे कार्नोट इंजन जो है वो वर्किंग सब्सटेंस की प्रकृति पर या जो मैटर डाला है, जो द्रव्य डाला है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा। वैसे ही कैल्विन ने जो अपना स्केल बनाया था थर्मो टेम्परेचर को मापने के लिए, वो भी ऐसा था जो किसी भी सब्सटेंस कैसा भी हो उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका जो मेन काम है टेम्परेचर मेजर करना, वो बस वही काम कर रहा था। यानी कि अब अलग अलग रीडिंग्स, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग थर्मोमीटर से अलग अलग रीडिंग नहीं आ रही थी, सिर्फ एक कैल्विन ने अपना एप्रोप्रिएट स्केल बना दिया, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, उष्मागतिकी के ताप का मापन वाला पैमाना बनाया। स्केल को पैमाना बोलते हैं, तो ऐसा स्केल बना दिया। अब देखो इसके लिए उसने क्या किया, कार्नोट साइकिल पे के अकॉर्डिंग इसने बनाया था। तो हमें क्या पता है, नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q1 ओवर Q2 ओवर में Q1 होता है एफिशिएंसी हीट इंजन की, ये होती है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात अलग है। अब देखो कैल्विन ने क्या किया था, ये चीज थोड़ी सी ध्यान से समझना। हम बार बार टेम्परेचर को T1 T2 ले रहे हैं, यहाँ पर कैल्विन ने टेम्परेचर को θ1 और θ2 की फॉर्म में लिया था, और होगा इसमें भी यही कि सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो नीचे सिंक होता है, उसका टेम्परेचर θ3 ले लिया। कैसे ले लिया, इस चीज को समझना कि जो कैल्विन था उसने दो हीट इंजन लिए, वो भी रिवर्सिबल। कैसे, E1 और E2। E1 और E2 क्या है, दो रिवर्सिबल हीट इंजन है। वो कैसे काम कर रहे हैं कि ये E1 ले लिया, ये E1 वाला जो हीट इंजन था उसने क्या लिया कि इससे Q1 हीट ली, W1 वर्क करा, और क्या कर दिया, Q2 हीट जो है, यानी कि बची हुई जितनी भी हीट थी वो सिंक को दे दी। सिंक, यहाँ वाले सिंक का टेम्परेचर θ2 ले दिया, ठीक है। अब दूसरा इंजन लिया E1 ले लिया, E2 लिया। अब वो क्या कर रहा है, अब इसके लिए जो सिंक है वो सोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पे आप सिंक या सोर्स ना लिखे सिर्फ टेम्परेचर शो कर दो, जो कि ये दिखा रहा है कि ये एक हीट रेजर्वायर को दिखा रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पे सिंक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे तो Q2 हीट ले रहा है, इस वाले के लिए तो ये सिंक का काम कर रहा है, लेकिन ये वाला हीट इंजन क्या करेगा, इसके लिए ये सोर्स का काम करेगा, जिससे Q2 हीट मिली है सिस्टम से, Q2 हीट ही ले लेगा, जितनी हीट उसको ऊपर से मिली थी उतनी हीट ले लिया। तो मैंने यहाँ पे θ2 दिखाने का क्या रीजन लिखा कि ये वाला जो है E1 वाले की तो सिंक का काम कर रहा है, लेकिन E2 वाले के लिए सोर्स का काम कर रहा है। तो मैंने सिंक और सोर्स दोनों ना लिख के यहाँ पे सिर्फ Q2 टेम्परेचर को शो कर दिया, जो ये शो कर रहा है कि ये एक हीट रेजर्वायर है जिसको इस वाले ने हीट दी है, और जितनी अमाउंट की हीट दी थी उसे दूसरे इंजन ने ले ली। अब जितनी ली उससे कुछ वर्क किया, मान लिया वर्क कर दिया Q2, और इसने क्या कर दिया, Q3 हीट ऐसी है जो इसने सिंक को दे दिया। यहाँ पे Q2 की वैल्यू अगर आप देखो तो वो क्या आएगा, Q1 माइनस WK, और Q3 की वैल्यू देखोगे तो वो क्या आएगा, Q2 माइनस W2K। इस तरीके की आ जाएगी हीट, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ है कि दो हीट इंजन लिए E1 और E2, इन्होंने क्या किया, सोर्स और सिंक से Q1 और Q2 हीट लिया, Q1 हीट लिए, Q2 हीट इसने सिंक को दे दी W1 वर्क करके जो बची थी। फिर क्या किया, दूसरे हीट इंजन ने जितनी हीट उसको E1 ने दी थी सिंक को, उसके लिए वो सोर्स का काम कर रहा था, तो उसने Q2 हीट ली,
W2 वर्क करा और रेस्ट जितनी भी हीट बची थी जो कि क्या थी Q2 माइनस W2 यानी कि Q3, वो हीट सिंक को दे दी जो कि कैसा है θ3 टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं। तो देखो अब क्या किया, अब केल्विन ने क्या किया, जैसा ये दो हीट इंजन थे इनके इक्विवेलेंट केल्विन ने, इसको मैं अलग से शो कर दूं, यानी कि इन्हीं के समतुल्य केल्विन ने कोई एक दूसरा हीट इंजन ले लिया E, जो कि है तो क्या रिवर्सिबल हीट इंजन, लेकिन वो कैसा काम कर रहा है, इन दो हीट इंजन्स के इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों के बराबर एक हीट इंजन बना दिया E, जिसके लिए सोर्स θ1 टेम्परेचर पर है और सिंक θ3 टेम्परेचर पे है, क्योंकि 2 मैंने शो नहीं किया, 2 यहाँ पर शो कर दिया इसलिए सीधा θ3 लिया। तो इसने क्या लिया, Q1 जो है हीट ली, एंड में हमें W2 काम मिल रहा है, तो W2 जितना एंड में वर्क मिल रहा था इन दोनों से, या मैं W वर्क लिख देती हूँ, जितना इन दोनों के टोटल से काम मिल रहा था उसके इक्विवेलेंट W काम कर दिया। रेस्ट में सिंक को लास्ट में Q3 हीट दिए, तो Q3 हीट ऐसे थे जो इसने सिंक को दे दिया, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक ऐसा हीट इंजन बना दिया। ठीक है, ये सब चीजें आप थ्योरी में लिख देना। अब देखो क्या हुआ, हमें क्या पता है कि इक्वेशन फर्स्ट से नीटा की एक वैल्यू पता है मुझे, जो कि क्या है 1 माइनस Q2 ओवर में Q1। तो देखो क्या है, अगर मैं कार्नोट इंजन की बात करूं तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमें क्या पता है, कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है, नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। मैं T2 T1 की जगह मैंने टेम्परेचर क्या लिया है, θ2 θ1 लिया, तो मैंने θ2 और θ1 लिख दिया क्योंकि टेम्परेचर हमने ये लिए हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो टेम्परेचर है मैंने Q1 Q2 लिया इसीलिए यहाँ पे θ1 θ2 लिया। अगर मैं Q2 Q3 लूंगी तो टेम्परेचर θ2 θ3 लूंगी उसी के बेस पे। तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन के अकॉर्डिंग वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करी है, तो किसका फंक्शन हुआ, θ1 और θ2 के टेम्परेचर के डिपेंड हुआ। इसका मतलब क्या है कि है तो ये भी एफिशिएंसी, तो मैं इस इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करूं बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 ओवर में Q1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ θ1 θ2। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, Q2 ओवर में Q1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, मैंने इसको इधर भेज दिया फंक्शन को इधर ले आई, θ1 θ2। तो मैं इसको एक और चीज लिख सकती हूँ, वो क्या, यहाँ तक आपको समझ आ गया, सिर्फ माइनस को इस साइड भेजे हैं। तो देखो क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या इक्वेशन थी, Q2 ओवर में Q1, मैं उसका रिवर्स कर देती हूँ Q1 ओवर में Q2, तो ये जो टर्म थी 1 माइनस f θ1 θ2 ये क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। है तो अभी भी ये f θ1 और θ2 का फंक्शन, तो मैंने इसको मान लिया कि ये कैपिटल F θ1 θ2 का फंक्शन है। इसको दे दो कोई इक्वेशन नंबर 2 कि मेरे पास Q1 और Q2 की वैल्यू क्या आई है, F θ1 θ2। ये तो कैसा था Q1 Q2 के लिए, सिमिलरली मैं क्या निकाल सकती हूँ, जब Q1 Q2 है तो ऐसा है, तो Q2 और Q3 के लिए कैसा हो जाएगा फंक्शन, F θ2 θ3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसको इक्वेशन 3 दे दो, एंड अगर मैं Q1 और Q3 की बात करूं तो मेरे पास कैसा फंक्शन हो जाएगा, θ1 और θ3 के इक्वल। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अगर ये वाली इक्वेशन निकली है वो मैंने निकाली है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशंस भी बनेगी, तो इनको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है, चलो इसको नंबर मत दो, मेरे पास वैल्यू पड़ी है, किसकी वैल्यू पड़ी है, देखो f θ1 θ2 θ3 की वैल्यू पड़ी है Q1 और Q3। मैं क्या करूँ, Q2 का ऊपर और नीचे डिवाइड लगा दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन बन रहा है जो कि कैसा है, और ये एक फंक्शन बन रहा है। बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से मेरे पास फंक्शन बने, वो क्या बने, स्मॉल f θ1 θ2, तो मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो मैंने डॉट लगा दिया, स्मॉल f θ2 θ3, सॉरी स्मॉल में कैपिटल है, कैपिटल F की वैल्यू थी ना इन इक्वेशन से, कैसे निकला देखो, कैपिटल F
थीटा वन थीटा टू की वैल्यू क्या है, Q1 ओवर में Q2, मेरे पास यहाँ पे ये बच रहा है। सिमिलरली Q2 ओवर में Q3 की वैल्यू ये आ रही है, मैंने वो पुट कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं F थीटा वन थीटा टू, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, F थीटा वन थीटा थ्री ओवर में F थीटा टू थीटा थ्री। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको कोई नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 4 ही बन रहा है, 4 दे दो। तो देखो इक्वेशन 4 में मेरे पास क्या है, फंक्शन किसका पड़ा है, थीटा वन एंड थीटा टू का, यानी कि ये जो फंक्शन है वो थीटा वन और थीटा टू के, वो इक्वल किसके हैं, थीटा वन थीटा थ्री के फंक्शन और थीटा टू और थीटा थ्री के फंक्शन। जबकि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा वन और थीटा टू का फंक्शन है, यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा में टर्म आ रही है थीटा थ्री, जिसका तो वो फंक्शन ही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये जो लेफ्ट साइड में ये जो थीटा थ्री आ रहा है इसको मुझे किसी ना तरीके से हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि तो फंक्शन ये वन और टू का है, तो थ्री वाली टर्म एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है हम क्या लेट करेंगे कि फंक्शन f थीटा वन थीटा टू कैसा फंक्शन है, फाई ऑफ थीटा वन और फाई ऑफ थीटा टू के, चलो इसको चाहे मल्टीप्लाई में मान लो, एक ही बात है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। एक सेकेंड, मैंने क्या मान लिया कि f थीटा वन थीटा टू कैसा फंक्शन है, फाई थीटा वन के अलग के फंक्शन और थीटा टू के अलग के फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सिमिलरली मैं अगर f थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री देखूँ तो वो क्या आ जाएगा, फाई थीटा वन डॉट फाई थीटा थ्री, और वैसे ही ये हो जाएगा। मैंने जो पहले डिवाइड लिखा था, अगर आप ये वाली इक्वेशन करते हो आप इसमें डिवाइड वाला भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जो एंड का रिजल्ट है, जैसे ये वन अगर इस इक्वेशन में करते हो मान लो, तो ये वन और थ्री का फंक्शन है, यहाँ पे टू की टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, तो टू को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको कैसा फंक्शन मान लोगे, फाई ऑफ थीटा वन ओवर में फाई ऑफ थीटा टू के, ऐसा मानोगे इस वाले फंक्शन को, तो ऊपर वाली टर्म में फाई थीटा टू आ जाएगा, वो कट जाएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप इस इक्वेशन से सॉल्व करते हो तो आपको फंक्शन को ऐसा मानना पड़ेगा, और अगर आप इसको थीटा वन थीटा टू की टर्म में लाके सॉल्व करते हो तो आपको फंक्शन ऐसा मानना पड़ेगा। बस रिजल्ट में आपको क्या करना है, जिस तरीके का यहाँ पे फंक्शन है उसी की टर्म में फंक्शन को लाना है। तो आप दोनों में से कैसा मर्जी कर लेना, दोनों से वैल्यू एक ही आएगी। मैंने ये वाली टर्म लिख दी तो मैं इस तरीके से फंक्शन को सॉल्व कर दूंगी। अगर आप इसी इक्वेशन पे करते हो तो ऐसे करते हो। तो देखो मेरे पास क्या है, फाई ऑफ थीटा वन ओवर में फाई ऑफ थीटा टू, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या था, एफ थीटा वन थीटा टू, वो किसके इक्वल था, सॉरी मैंने डॉट में एक सेकेंड रुको, आप इस वाली इक्वेशन को एक सेकेंड सोल्व करने के लिए, हाँ ठीक है, ये वाली ये जो मैंने लिखा है ना, आप फंक्शन को दोनों के लिए सेम ही मान लो, फंक्शन को इसमें भी यही मान लो, ऐसा ही, चाहे आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना, चाहे इसमें फंक्शन को सेम मान लेना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देखो कैसे ऐसा मानने से क्या हुआ, मेरे पास वैल्यू आ गई है, देखो क्या, फाई ऑफ थीटा वन ओवर में फाई थीटा टू इक्वल्स टू क्या आया, एफ थीटा वन थीटा थ्री था, फाई थीटा वन थीटा थ्री डॉट डिवाइड में था थीटा टू थीटा थ्री, तो फाई थीटा टू फाई थीटा थ्री। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ये जो है बिल्कुल ऐसी टर्म निकल आएगी, थीटा वन से थीटा थ्री से थीटा थ्री निकल आएगा, मतलब मैंने क्या थीटा थ्री के ऊपर इसकी डिपेंडेंस को खत्म कर दिया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ थीटा वन थीटा टू क्या है, फाई ऑफ थीटा वन और थीटा टू के इक्वल है, ऐसा ही है, ये लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपल बनाने के लिए लेट कर लूँगी कि फाई थीटा वन को मैं टो वन लिख दूंगी, सिर्फ सिंप्लिसिटी लिखने में कन्वीनियंस के लिए, और इसको क्या कर दूंगी, टो टू लिख दूंगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, फाई ऑफ थीटा वन ओवर में फाई ऑफ थीटा टू क्या आया, टो वन ओवर में टो का टू। तो देखो मेरे पास क्या है, फंक्शन की मैंने
मैंने क्या, अगर आपने देखा है तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने इसको क्या लिया था, इक्वेशन 2 में शायद ये था एफ थीटा 1 थीटा 2 किसके इक्वल था, Q2 ओवर में Q1 ओवर में Q2 के। तो मेरे पास एफ थीटा 1 की वैल्यू ये है, जिसको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ये लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, Q1 ओवर में Q2। ये टो 1 और टो 2 क्या टेम्परेचर को ही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वाली टर्म मैंने यूज करी थी, जहाँ पे मैंने क्या लिखा था, Q1 ओवर में Q2 इज इक्वल्स टू T1 ओवर में T2। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव भी हो गई है। अब इसमें आगे थोड़ा सा रह गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यहाँ तक इतना एक ये वाला कंप्लीट हो गया। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।